दोस्तों, आज की कहानी है दाह संस्कार। वैभव सिंघानिया जी के पास 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम प्रेमचंद सिंघानिया और दूसरे बेटे का नाम लालचंद सिंघानिया तथा तीसरे बेटे का नाम फूलचंद सिंघानिया था। बहुत ही अच्छा परिवार था। लोग मिलजुल कर आपस में रहते थे। वैभव सिंघानिया जी के पास अपार धन दौलत था। घोड़ा गाड़ी और बैंक बैलेंस सब कुछ था। हालांकि उन्होंने कुछ संपत्ति अपने बेटों के नाम कर दी थी ताकि आयकर बचाया जा सके। लेकिन यह भी सत्य था कि कई करोड़ की दौलत उन्होंने अपने पास ही दबा कर रखी थी। वैभव सिंघानिया जी के तीनों बेटे बाल बच्चों वाले थे। पोते पोतियां भी जवान हो चुके थे। 70 वर्ष की उम्र में उनका शरीर भी काफी दुबला और कमजोर हो गया था। इस उम्र में काम तो वह नहीं कर पाते, इसलिए व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटे को सौंप रखा था। घर पर रहते हुए भी अधिकतर या तो आराम करते, फिर थोड़ा बहुत टहल लेते। हालांकि बिल्कुल दुर्बल हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज एकदम बुलंद थी। बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, परंतु आज तक उन्होंने अपने जायदाद का बंटवारा नहीं किया था। बेटों के कहने पर उनकी पत्नी बबीता सिंघानिया जी ने कई बार जायदाद का बंटवारा करने के लिए उनसे कहा, लेकिन वह नहीं माने। इसके पीछे भी एक कारण था। उनके तीनों बेटों ने अब उनका व्यापार संभाल रखा था। यदि वे बंटवारा कर देते तो उनके बेटे साथ मिलजुल कर व्यापार संभालना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा तक ना देखते। यही सब सोच विचार कर उन्होंने संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया था। कभी बच्चे बंटवारे की बात कर बैठे तो वैभव जी एकदम भड़क उठते और कड़कती आवाज में उन्हें डांट लगा देते। बेटों का मुंह वहीं बंद हो जाता, लेकिन पीठ पीछे तीनों बेटे अपने पिता को कोसते। क्या पिताजी मरने के बाद सारे धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे? अपने जीते जी बंटवारा कर दे तो ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ाई होना था। तो 2 वर्ष और बीते तो वैभव सिंघानिया जी ये ज्यादा बीमार रहने लगे। एक दिन ऐसा समय आया जब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। 6 महीने में ना जाने कितनी बार अस्पताल में एडमिट करवाए गए और एक कितनी बार घर लौटे। आखिरकार एक दिन बीमारियों के चलते वह हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। बेचारी बबीता सिंघानिया जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वैभव जी की मृत्यु पर उनके सभी बेटे बहुए एकत्रित हुए। वैसे तो 6 महीने सेवा भी इसी ताक में थे कि कभी उनके पिता का काम तमाम और संपत्ति के बंटवारे की बात की जाए। रात के 8 बजे जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उसी समय उनकी पत्नी बबीता जी उनके साथ थी। रात्रि के ही समय उनके मृत शरीर को घर लेकर आया गया। सभी रिश्तेदारों को संदेश भिजवा दिया गया। अंतिम संस्कार अगले दिन 11 बजे किया जाएगा। वैभव सिंघानिया जी के दोनों बेटे प्रेमचंद सिंघानिया और लालचंद सिंघानिया उस समय घर पर थे, जबकि फूलचंद सिंघानिया व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। जैसे ही उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कहा कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाएगा। उसने अगले दिन सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़ी और 11 बजे घर आ गया। पिता की मृत्यु डेड बॉडी के पास झूठे आंसू बहाते प्रेमचंद सिंघानिया और लालचंद ने अपने तीसरे भाई फूलचंद से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद पिताजी के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी फूलचंद अपने पिता के मृत शरीर पर एक नजर डालते हुए बोला, भैया दर्शन तो हो चुके, अब जरा अपने संपत्ति के कागज भी देख लिया जाए। अरे फूलचंद,
पहले दाह संस्कार कर लेते हैं, उसके पश्चात आराम से बैठकर सारा बंटवारा कर लेंगे। हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, सबकी आपसी सहमति से ही बंटवारा होगा। प्रेमचंद सिंघानिया ने कहा तो लालचंद ने भी इस बात में सहमति जताया, जबकि फूलचंद सहमत नहीं हुआ। अरे भैया, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो जाएगा। और कौन सा लाश सड़ी गली जा रही है? सबसे पहले मुझे यह बताओ कि मेरे हिस्से से कितनी दौलत आएगी? अरे हम 3 भाई हैं तो संपत्ति 3 बराबर के हिस्से होंगे। इतना सुनते ही फूलचंद आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, व्यापार संभालने का सारा काम मैं करता हूँ, हमेशा टूर पर रहता हूँ, कभी एक शहर से तो कभी दूसरे शहर। तुम दोनों क्या करते हो? कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हो और किताबें ही तो काली करते हो। वह आग फाड़ते हुए फूलचंद ने कहा। अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर प्रेमचंद भी गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अलग अलग टैक्स बारीकी से देखता हूँ। इनकम जीएसटी और एक्सरसाइज ड्यूटी कैसे पहचाने, यह सब तो मुझे पता है। और मैं यह सब ना देखूं तो सारी आमदनी उसी में निकल जाए। मेरा काम सबसे मुश्किल काम है। इस हिसाब से तो मुझे ज़्यादा दौलत मिलनी चाहिए। नहीं, इतना सुनते ही लालचंद भी बीच में कूद पड़ा और बोला, अच्छा, और अगर मैं फैक्ट्री का काम ना देखता, क्या तुम व्यापार से इतनी संपत्ति बना पाते? किसी हिसाब से तो मुझे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। आप तो तीनों ने हद कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा होगा, इसके बाद दाह संस्कार किया जाएगा। बबीता सिंघानिया जी गमगीन हुई, अपने पति की लाश के पास बैठी हुई थी। उनकी हालत देखकर बबीता के बड़े भाई सुखदेव जी बोले, अरे नालायकों, अपने पिता का दाह संस्कार तो कर लो। सबको जायदाद में अपने हिस्से की पड़ी है। अपने पिता की मृत्यु, शरीर के अंतिम संस्कार के बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों झगड़ा यूं झगड़ा समाप्त होता ही नहीं दिखता। लेकिन तुम्हारे इस झगड़े से तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही होगी, या किसी ने सोचा है? किसी ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की, वह क्या चाहती है? तभी लालचंद बोला, अरे मामा जी, इस बारे में माँ से क्या पूछना, माँ से क्या कहना। हम जैसा कहेंगे वह वैसे मान जाएंगी और अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल हो जाएगा। पहले हमें इस फैसले पर पहुँचने दीजिए। लेकिन बेटा, सबसे पहले तो जरूरी काम है उसे किया जाना चाहिए। पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना पुत्रों का कर्तव्य है। पहले अपना फर्ज पूरा करो, उसके बाद हक के लिए लड़ना। अपने माँ की इतनी बात सुनते ही फूलचंद सिंघानिया ने जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोलकर सुन लो। संपत्ति का बंटवारा तो आज ही नहीं, अभी होकर रहेगा। एक बार अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर किसी की दिमाग का क्या मालूम कहाँ फिर जाए। मुझे तो अपने हिसाब से संपत्ति का बंटवारा चाहिए और वह बंटवारा मैं ही करूँगा। फूलचंद सिंघानिया की बातें सुनकर घर में जैसे हंगामा सा खड़ा हो गया। इस दौरान बबीता जी ने उठकर अपने कमरे में चली गई और अंदर अपने भाई को बुलाकर उनसे बात करने लगी। इधर बात इतनी बढ़ गई कि अब तो तीनों बेटे आपस में मरने तक को तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलाया और स्वर्गीय वैभव सिंघानिया जी के घर साक्षात दंगल का मैदान बन गया। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ कहाँ है, हालत किस हाल में है और क्या चाहती है। इधर अर्थी को शमशान ले जाने में देर होते देखा। वहां एकत्रित हुए उनके कुछ रिश्तेदार चिंता में पड़ गए, लेकिन बेटे और बहुएं अभी तक आपस में उलझे हुए थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और कुछ लोग वैभव सिंघानिया जी के डेड बॉडी को उठाकर ले जाने लगे। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। अरे अरे, कौन है आप लोग?
कहाँ लेकर जा रहे हैं? पिताजी के मृत शरीर को फूलचंद सिंघानिया ने कहा। तो इस पर सुखदेव जी अपनी बहन के कमरे से बाहर आए और बोले, खबरदार, कोई इन्हें नहीं रोकेगा। यह सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हैं, इन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। यह सुनकर तीनों भाई अपने माँ की ओर हैरानी से देखने लगे तो सुखदेव जी बोले, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना फर्ज नहीं समझा तो तुम्हारी माँ ने अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम जैसे नालायक औलाद के हाथों अंतिम संस्कार हो। और जिस धन दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने सारी लाज शर्म खोई है, उस दौलत का फैसला तुम भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों अपनी पत्नियों के साथ तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ के कमरे में आए। माँ, हमसे पूछे बिना आपने पिता के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कैसे कर लिया? प्रेमचंद ने गुस्से से कहा तो फूलचंद ने आग बबूला होते हुए बोला, सारी धन दौलत के बारे में भी आपने ही फैसला ले लिया। हमें भी तो बताइए, आखिर करना क्या चाहती है? उनके बेटे बोलते जा रहे थे, जबकि उनकी माँ बिना पलक झपकाए छत की ओर देखती जा रही थी। तभी बड़े बेटे प्रेमचंद सिंघानिया ने कुछ शक हुआ, माँ को हैरानी से देखा। जैसे ही वह माँ के नजदीक गया और उन्हें हिलाया तो इस समय उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। बबीता सिंघानिया जी इस क्रूर दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गई। यह देखकर तीनों बेटे बहुए आश्चर्यचकित रह गए। इस समय प्रेमचंद सिंघानिया की नजर माँ के पास रखे एक कागज पर गई, जिस पर फूलचंद सिंघानिया ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी, दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करते करते धन दौलत इकट्ठी की, आज इस पिता की लाश के घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इससे सदा लानत की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैं और तुम्हारे पिताजी ने कभी भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम हम लोगों का यह हश्र करोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं बबीता सिंघानिया आज तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता के अंतिम संस्कार का हक छीन रही हूँ। तुम जैसे लालची और नालायक औलाद के हाथों अंतिम संस्कार से अच्छा है कि यह शरीर किसी के काम आ जाए और मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे जाए। और हाँ, जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने इतना हंगामा किया, उस पर कानूनन अब मेरा हक था और अपने ही इस अधिकार का प्रयोग करते हुए वह दौलत में इस शहर के सभी वृद्ध आश्रमों और अनाथ आश्रमों में दान कर दी है। आज सारा पैसा मेरे और तुम्हारे पिताजी के जॉइंट बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हो चुका है और दान दिया जा चुका है। पत्र पढ़कर तीनों बेटे और बहुए की आंखें फटी की फटी रह गई। सबके सब जमीन पर बैठकर अपना सर पकड़कर रोने लगे। थोड़ी ही देर में अस्पताल से एक एम्बुलेंस आई और बबीता सिंघानिया जी के मृत शरीर को भी अस्पताल ले गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।